शुरू करें तैयारी लेकर प्रभु का नाम और अच्छे नंबर पाने के लिए करना है नितिन सर के चैनल को सब्सक्राइब। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं नितिन कात्यानी आप सभी के YouTube चैनल मैथ्स गुरु नितिन सर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम जनरली एज रिलेटेड क्वेश्चंस यानी कि आयु संबंधी कुछ सवाल कराने वाले हैं, लेकिन उन सवालों को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ खुशखबरी देने आया हूँ। खुशखबरी क्या हो सकती है? जो भी प्रिपरेशन कर रहा है एक स्टूडेंट के लिए वो खुशखबरी होती है कि उसे कोई नई वैकेंसी मिल जाए। तो जून में ऑलरेडी हमने पहले देखा एसएससी स्टेनो का वैकेंसी आया, एसएससी स्टेनोग्राफर का वैकेंसी आ गया और फिर आपके पास सिलेक्शन पोस्ट का वैकेंसी आ गया। फिर उसके बाद आपके पास एसएससी सीजीएल का वैकेंसी आ गया। अभी एमटीएस का वैकेंसी ओपन हो गया, सीएचएसएल का वैकेंसी ओपन हो गया और तो और बेटा बैंकिंग वालों को भी खुश रखा गया है, एसबीआई पीओ का वैकेंसी भी हमारे पास आ गया। ठीक है, तो इसका मैं पूरा प्रॉपर डिटेल तो आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगा या समझा दूंगा आपको इनमें क्या क्या इनका क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट है, किस तरीके का पेपर होता है, क्या कट ऑफ रहता है। उसके लिए आपको चैनल के साथ जुड़े रहना होगा। बस मैं आपको ये 3 इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अब ये लेटेस्ट वैकेंसी है। एसएससी एमटीएस का एक वैकेंसी हमारे पास है, सीएचएसएल का एक वैकेंसी हमारे पास है, एसबीआई पीओ हमारे पास है। तो 3 वैकेंसी की प्रिपरेशन तो हम लोग अभी से स्टार्ट कर ही दें बेटा। और इससे अलग 3 वैकेंसी और मैंने आपको बताई है। सीजीएल का वैकेंसी मैंने आपको बताया, स्टेनोग्राफर का वैकेंसी आपको बताया और सिलेक्शन पोस्ट का वैकेंसी आपको बता दिया है। अभी जुलाई अगस्त ये मान के चलिए बेटा एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे बैंकिंग हो चाहे एसएससी हो। अगस्त सितंबर इनमें सारे एग्जाम्स हो जाने चाहिए। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, वीडियोस को देखते रहिए, मैथ्स को पढ़ते रहिए, सारे सब्जेक्ट को तैयार कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक सब्जेक्ट से आपका सिलेक्शन होने वाला है, तो सारे सब्जेक्ट आप प्रिपेयर कीजिए। इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट आप लगाते रहिए। ठीक है, आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होने वाला है। तो तैयारी में जुट जाओ और फिर भी कुछ डाउट्स वगैरह रहते हैं तो वीडियोस वगैरह देखते रहिए। जिस भी टॉपिक में आपको डाउट है उसका वीडियो देखिए, आपको चीज़ें बहुत सारी समझ में आएंगी। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाइए, उससे आपके स्कोर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग एज रिलेटेड क्वेश्चंस के सवाल करने वाले हैं। तो बेटा वो क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। पेन कॉपी निकाल लीजिए, सवाल हम लोग आज के शुरू कर रहे हैं। हम लोग एज में पहले भी बेटा ये सारे सवाल मैं करा चुका हूँ, पुरानी वीडियो देख लीजिएगा। मैं आपके पास ऑलरेडी 2 वीडियो पहुंच गई हैं एज की। आज का जो हम लोग सवाल शुरू करेंगे, आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे जो हमने पिछली 2 वीडियो में करा दिया है। ठीक है, उससे आगे की 2 वीडियो क्या है हमारे, ये है। चलो यहाँ से हम लोग सवाल करेंगे। तो आज का जो पहला सवाल है हमारे सामने ये है। सवाल को पढ़िए, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्वेश्चन लिखा हुआ है द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ मनीषा एंड दीपाली इज 5:1। मनीषा इज 9 ईयर यंगर देन द एज ऑफ परी। परी इज आफ्टर 9 ईयर विल बी 33 ईयर्स। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ दीपाली एंड मनीषा इज इक्वल टू द एज ऑफ परी। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, मनीषा और दीपाली की एज का जो रेशियो है वो 5:y है। मनीषा परी की आयु से 9 वर्ष छोटी है। 9 साल बाद परी की एज 33 वर्ष होगी। दीपाली और मनीषा की एज का अंतर परी की एज के बराबर है, तो y का मान ज्ञात कीजिए क्या होगा। सवाल पढ़ दिया। अब सवाल के सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे बेटा। सॉल्यूशन बड़ा अच्छा सॉल्यूशन है। हमें सबसे पहले डेटा दिया गया है, हमारे पास डेटा क्या दिया गया है, मनीषा और दीपाली की एज का एक रेशियो दिया गया है। मनीषा और दीपाली की एज का एक रेशियो दिया गया है 5:9। बात क्लियर हो गई। फिर इसके बाद हमें एक इन्फॉर्मेशन और दी गई है, जो मनीषा है वो 9 ईयर यंगर देन द एज ऑफ परी, परी से छोटी है। तो अभी हमें परी का एज पता नहीं है, इसको आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही मैं इससे अगली वाली लाइन पढ़ रहा था तो मैंने यहाँ पे पढ़ा परी एज आफ्टर 9 ईयर विल बी 33 ईयर। जो परी की एज है वो 9 साल बाद 33 साल की होगी। तो परी का जो प्रेजेंट एज होगा वही 33 - 9 कर देंगे, परी का एज हो जाएगा 24। अच्छा, परी का एज 24 है तो लिखा हुआ था मनीषा की जो एज है वो इससे 9 साल छोटी है मनीषा। तो मनीषा का एज 24 - 9 करेंगे, मनीषा का एज 15 साल बन जाएगा। ठीक है, मनीषा का एज 15 साल है। फिर इससे अगली वाली लाइन में लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ दीपाली एंड मनीषा इज इक्वल टू द एज ऑफ परी। तो मनीषा और जो दीपाली है थर्ड पर्सन है, इसकी एज में जो डिफरेंस है, मनीषा और दीपाली की एज में जो डिफरेंस है बच्चे वो 24 साल का है, परी की एज के बराबर है। तो अगर आपको सोचो कि मनीषा की एज अगर 15 साल है तो दीपाली इससे या तो 24 साल छोटी होनी चाहिए थी या दीपाली इससे 24 साल बड़ी होनी चाहिए थी। तो जब ऑलरेडी मनीषा 15 साल की है तो दीपाली यहाँ पर 24 साल छोटी नहीं हो सकती। तो दीपाली की जो एज होगी वो 15 तो दीपाली की एज है ही मनीषा की, उसमें 24 साल और जुड़ जाएंगे तो दीपाली की जो एज निकल के आ जाएगी वो 39 होगी।
दीपाली की और मनीषा की एज हमारे पास निकल के आ गई है। अच्छा, डेटा के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो मनीषा और दीपाली की एज में रेशियो 5:9 दे रखा था। तो मनीषा की वैल्यू अगर हम 3 से काटे तो 5 बनेगा और दीपाली को हम 3 से काटे तो ये 13 बनेगा। तो 5:y हमें दे रखा था, तो इसका मतलब y की जो वैल्यू होगी वो 13 हो जाएगी। ठीक है, y = 13 निकल के आएगा। क्वेश्चन समझ में आया? सब पसंद आया हो तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और अच्छा लगा हो पहला सवाल तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आज का अगला सवाल, if 6 years subtracted from the Ayush age then takes the 25%, then we get the age of his son। अगर हम आयुष की एज में से 6 साल घटाकर उसका 25% ले लेते हैं तो हमें उसके सन की एज मिल जाती है। आगे लिखा हुआ है 4 years ago the daughter age is 7 years more than his son। 4 साल पहले 7 साल बड़ी है। तो बच्चे एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि किन्हीं भी दो व्यक्तियों की एज का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे आज 5 साल बड़ा है तो वो जीवन भर आपसे 5 साल बड़ा रहेगा। कोई व्यक्ति आपसे अगर 2 साल छोटा है तो वो हमेशा जीवन भर आपसे 2 साल छोटा ही रहेगा। तो एज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द एज कभी भी चेंज नहीं होता है। तो 4 साल वाला जो इन्फॉर्मेशन है ये मेरे किसी काम का नहीं है, बस मुझे ये याद रखना है डॉटर एज इज 7 year मोर देन हिज सन, कि जो डॉटर की एज है वो 7 साल ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द एज ऑफ वाइफ एंड डॉटर एज इज 10 years मोर देन द आयुष एज। ठीक है, और एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज 30.25। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में दिखाई दे रहे हैं ना, 4 मेंबर दिखाई दे रहे हैं। एक तो हमें आयुष मिला, एक हमें इसका सन मिला, एक डॉटर हो गई और एक वाइफ हो गई। ये 4 लोग हैं। तो 4 लोगों का एवरेज दे रखा है हमें। एवरेज कितना दिया है? 30.25। और 4 लोग हैं तो भाई 4 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो इनका सम निकल के आ जाएगा चारों का। तो चारों का सम बन जाएगा 34 हो गया 120, यानी कि हो गया 121। चारों की इसका जो सम है वो कितना निकल के आ गया? 121। बात क्लियर हो गई? अब अगली बात लोग यहाँ से डेटा को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 6 साल घटाकर 25% लिया जाए। तो मैं क्यों ना एक ऐसा काम करूं कि सन की एज को अगर ए लेट कर लूं तो इसका जो एज होगा वो कितना हो जाएगा भाई? 25% घटा रहा है ना, तो हम इसे लिख सकते हैं 4a + 6। 4a + 6 कैसे लिखते हैं बच्चे? पहली लाइन को पढ़ो। पहली लाइन में लिखा हुआ था ना, आयुष की एज में से अगर 6 घटा दें, 6 माइनस कर दें, फिर बचेगा 4a, और 4a का 1/4 ले लें तो बचेगा a। तो सन की एज अगर हमने a लेट किया तो आयुष की एज 4a + 6 बन जाएगी। इतना क्लियर हो गया? 2 चीजें क्लियर हो गई। अब अगली लाइन में डॉटर की एज सन से 7 साल ज्यादा थी, तो डॉटर की एज हो गई a + 7। डॉटर की एज कितनी बच जाएगी? a + 7। बिल्कुल इजी सा कैलकुलेशन बनाओ। ठीक, अगली लाइन, डॉटर की और वाइफ की एज को अगर जोड़ दे, डॉटर की और वाइफ की एज को अगर जोड़ दे तो आयुष से 10 साल ज्यादा होनी चाहिए। आयुष से 10 साल ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि ये प्लस ये दोनों बराबर 4a 6 के बराबर होना चाहिए। तो जब मैं a को इधर से माइनस करूं, हम इक्वेशन अलग लिख लेते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। डॉटर की एज हो गई a + 7, इसके बाद वाइफ की एज हो गई, दोनों को जोड़ेंगे तो ये बराबर होना चाहिए आयुष की एज से 10 ज्यादा, आयुष की एज से 10 ज्यादा। तो मैंने 10 इसमें ऐड कर दिया। अब इसे सॉल्व करोगे जब बच्चे, तो देखो a इधर जाके माइनस हो गया 3a हो जाएगा, और ये 16 बन गया, 7 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 9 रह जाएगा। तो वाइफ की हमें एज मिल जाएगी। वाइफ की एज मिलेगी 3a + 9। उम्मीद है समझ में आए हो। ठीक, तो चारों का सम हमारे पास था, तो चारों के सम के इक्वल रखेंगे। कितना बनेगा? 4a + a 5a + 6a + 9a, और 9 7 16 और 6 22, तो 9a + 22 बराबर 121। 22 माइनस करेंगे 99, तो a की वैल्यू 11 आ जाएगी। a का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा? 11। अब a का वैल्यू 11 है। सवाल में क्या पूछा गया? फाइंड द एज ऑफ आयुष। तो आयुष की एज हमें बतानी है। 11 × 4 44 + 6 करेंगे तो ये टोटल रिजल्ट हो गया हमारा 50। फाइनल आंसर बन गया 50। सवाल को जितना हो सके उतना शॉर्ट करने की कोशिश कीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट को कभी भूलने भी मत, उन्हीं से हमारे सवाल होते हैं। ठीक, तो अगला सवाल है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 years ago, the ratio of half of Anita's age and 4 times of Bablu age was 5:12। 4 साल हमें पीछे जाना है, और दोनों की एज का जो डेटा दिया है वो डायरेक्ट नहीं दिया है ना। अब हम बेसिक पे जाएं। हमने ये सीखा है कि एक प्रेजेंट का पॉइंट बनाते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो 4 साल पीछे मेरे को जाना है, और 4 साल पीछे अनीता की एज का आधा करना है, और बबलू की एज को 4 गुना करना है, तब इन दोनों की एज का रेशियो 5:12 बन जाएगा। इंफॉर्मेशन गिवन है, लिखा है।
अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर a/2 इज इक्वल टू 5 है और 4 से अगर ये कट जाएगा तो 3 हो जाएगा। इट मीन्स a और b का जो हमारे को रेशियो मिलेगा मेरे भाई, 2 से कट बन गया मल्टीप्लाई होके 10, 4 से कट के हो गया 3। तो 4 साल पहले ये रेशियो था 10:3। इतना क्लियर हुआ। तो प्रेजेंट में जो एज बनेगी, अनीता की एज तो बन जाएगी 10a और बबलू की एज बन जाएगी 3a प्लस 4। दोनों की एज में 4-4 साल क्या कर दिया जाएगा, प्लस। नेक्स्ट लाइन, 8 years hence half of अनीता एज, 8 साल अब आगे जाना है। 8 साल जब आगे जाएंगे तो अनीता की एज हो जाएगी 10a प्लस 4 प्लस 8 यानी कि 12 और इसका बोल रहे हैं आधा कीजिए, तो आधा करने पर ये वैल्यू बन जाएगी 5a प्लस 6। ठीक है, अनीता की एज को आधा करने पर ये बन जाएगा 5a प्लस 6 will be 2 years less than the बबलू एज ऑफ दैट टाइम। 8 साल बाद अनीता की एज का आधा और इसी समय बबलू की एज, तो भाई बबलू की एज भी क्या हो जाएगी 3a प्लस 4 प्लस 8, तो ये कितने हो जाएगा 12। अनीता की एज आधी होगी, अनीता की एज आधी होगी, तो आधी तो है मतलब इससे 2 साल कम होगी। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 4 साल पहले थे हम, 4 साल पहले पे हमने ये रेशियो निकाला। 4 साल पहले अनीता की एज का आधा और बबलू की एज का 4 गुना, रेशियो है 5:12। ए और बी का वैल्यू आ गया 10 और 3। 4 साल जब आगे जाएंगे तो 10 में 4 ऐड हो जाएगा, 3 में 4 ऐड हो जाएगा। ठीक, फिर 8 साल आगे जाएंगे तो 8 साल ऐड होगा, 10a प्लस 12 हो जाएगा, ये 3a प्लस 12 हो जाएगा। पर अनीता की एज को आधा करेंगे 5a प्लस 6 रह जाएगा। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो 2 साल का है। तो 3a प्लस 12 माइनस किया इसमें से 5a प्लस 6 और इक्वल टू आएगा 2 साल। 3 में से 5 घटाएंगे माइनस के 2a रह जाएगा, 12 में से 6 घटाएंगे प्लस का 6 रह जाएगा, इक्वल टू में जाएंगे 2 आ जाएगा। 6 इधर जाके माइनस कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। अच्छा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 2a इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। a का वैल्यू यहाँ से हमें 2 मिल जाएगा। a इज इक्वल्स टू 2। जब a का वैल्यू 2 मिल जाएगा तो सवाल में पूछा क्या है, बबलू का एज हमें बताना है। तो बेटा बबलू का एज ये था प्रेजेंट में, तो यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करेंगे। 2 गुना 3 हो गया 6 प्लस 4, आंसर हो गया इसका 10 साल। बबलू का एज 10 ईयर बन जाएगा। तो ये जितने भी सवाल है ना, हमने एज में क्या समझा था कि एज वाले सवाल या तो रेशियो से सॉल्व हो जाते हैं या फिर हमारे डेटा पर सॉल्व होते हैं, क्या इक्वेशन पे। तो ये जितने भी सवाल है हम इक्वेशन से सॉल्व कर रहे हैं। सवालों के पैटर्न को समझिए। अगर आप स्पेशली बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा ये पैटर्न आपको आने चाहिए, क्योंकि जितने भी सवाल आपको मिलते हैं वो वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन ही मिलेंगे और यही पैटर्न आपको लगाकर सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप इक्वेशन से डरते हैं या भागते हैं ना, तो फिर आपको सवाल करने में दिक्कत आएगी पेपर्स के अंदर। ठीक है, एसएससी के स्टूडेंट हैं आप, बेटा जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपके पास क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बहुत इस तरीके का नहीं होता है कि जहाँ पर आपको जरूरी ही इक्वेशन बनाना पड़े या वेरिएबल लगाना पड़े। पर बैंकिंग के स्टूडेंट हो तो बेटा ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि प्री के बाद मेंस का भी सामना आपको करना है। अगला क्वेश्चन, When their son was born, the ratio of the age of father and mother was 11:10. This ratio will become 19:18 when the son will be twice of his present age. बेटा जिस भी बच्चे का एज मान लीजिए आज 5 साल है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस बच्चे का बर्थ 5 साल पहले हुआ है। अगर हम बोले किसी बच्चे का उम्र आज 10 साल है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस बच्चे का बर्थ 10 साल पहले हुआ है। तो हम ये मान लेते हैं कि इस बच्चे का जो एज है आज के टाइम पे वो x है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका बर्थ x साल पहले हुआ है, बर्थ x साल पहले। और उस समय फादर और मदर की एज का रेशियो 11:10 था, तो फादर की एज को हमने 11a और मदर की एज को हमने 10a ऐड कर लिया। ये डेटा हमारा x ईयर आगे है, तो अगर हमें प्रेजेंट में आना हो तो फादर की एज 11a प्लस x हो जाएगा और मदर की एज 10a प्लस x हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन को पढ़ें तो यही रेशियो 19 और 18 बन जाएगा when the son will be the twice of his age। अगर सन की एज इस समय x यूनिट है तो सन की एज जब कितना हो जाएगा 2x, तो यहां से यहां तक का जो टाइम पीरियड है वो 2x है, तो फादर की एज कितनी होगी 11a प्लस 2x और मदर की एज कितनी होगी 10a प्लस 2x। और इस टाइम पर दोनों एज का जो रेशियो है वो 19:18 बनेगा। बात समझ में आ गई?
इक्वेशन सॉल्व करेंगे 18 गुना 10 180 प्लस 18 जोड़ेंगे तो 198 है, प्लस में 18 दूनी 36 36x हो गया, इक्वल टू में 19 का मतलब 190a प्लस में 38x हो गया। 190 को इधर लेकर आए तो 8a इक्वल टू में आपका 36 उधर चला गया तो 2x होगा, और a अपॉन x का जो वैल्यू हमें मिलेगा वो 2/8 और कट करेंगे तो ये बन गया 1/4 होगा। तो a और x का जब हमारे पास रेशियो निकल के आ गया है तो इस रेशियो को अब हमें करना क्या है, बाइपुट करना है। हमसे सवाल में पूछा है रेशियो बिटवीन द एज ऑफ फादर एंड मदर, तो a की जगह 1 रख दीजिएगा, b और x की जगह पे 4 रख दीजिए, तो ये 11 + 4 ये एज तो बनेगा 15, और यहाँ पे रखेंगे तो 10 + 4 ये बनेगा 15। तो क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 15:14। सवाल अच्छे लग रहे हो बेटा, सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हो तो फिर से मैं एक आपसे निवेदन रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही सवालों के साथ आगे भी जुड़े रहिएगा। लेटेस्ट जो भी वैकेंसी आया उसका प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन जल्दी वीडियो में मिलेगा, और नए नए टॉपिक, नए नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए नए सॉल्यूशन के साथ, नए नए क्वेश्चन के साथ भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। If the age of Hema and Reena is in the ratio 7:9, the difference between the age of Reena and Sachin is 15 years, and the sum of all three is 85 years, then find the age of Reena. If the age of Hema and Reena, हेमा की एज को 7a, रीना की एज को लेट किया 9a, डिफरेंस बिटवीन द रीना एंड सचिन, इन दोनों की एज में जो डिफरेंस है वो 15 साल है, हमने इधर लिख लिया। अब ये 15 साल बड़ा भी हो सकता है तो 15 साल छोटा भी हो सकता है, हम ये लिख सकते हैं ये 9a प्लस या -15 रहा होगा। नेक्स्ट लाइन, एंड द सम ऑफ ऑल थ्री इज 85, तीनों का जो सम है वो 85 है, देन हमें एज बतानी है क्या होगी। तो हम दो इक्वेशन बना के देख लें एक बार तीनों को, है ना। 9 7 16, 16 और 9 25, 25a प्लस 15 बराबर, अगर मैं 85 रखता हूँ, हम पहले प्लस वाली कंडीशन को ट्रू मानते हैं तो 15 इधर जाके माइनस होगा, 25a इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे 70 रहेगा, a का वैल्यू अप्रॉक्स फ्रैक्शन में कुछ ना कुछ निकल के आएगा। क्लियर हो गई ये बात यहाँ पे। अगली लाइन देखें तो 9 7 16, 16 और 9 25 हो गया, माइनस करें तो ये हो गया 25a माइनस के 15 बराबर 85, तीनों का सम 15 को इधर लेकर चला जाए तो 25a इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, तो a का वैल्यू यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो भाई देखो पॉसिबल तो दोनों चीजें हैं, पॉसिबल दोनों चीजें हैं हमारे पास। a का वैल्यू यहाँ पर 70/25 भी आ रहा है, 5 से काटेंगे तो 14/5 भी आ रहा है। ठीक है, और a का वैल्यू 4 भी आ रहा है, तो कोई भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। इससे अलग कुछ और इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया है क्या, रीना और सचिन की एज में सिर्फ डिफरेंस दिया गया है और तीनों की एज का सम दिया गया है और 7:9 दिया गया है। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटी हैं, हमें इसको ज़्यादा सही लगता है, हमें इजी मान सकते हैं। तो 4 × 7 हेमा की एज तो आ जाएगी 28, 4 × 9 रीना की एज आ जाएगी 36, और ये हो गया आपसे 15 साल छोटा 36 में, तो सचिन की एज हो गई 21 साल। ठीक है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी ज़्यादा मेरे को लगता है कि ये सही होना चाहिए, बाकी ये डिपेंड करेगा कि हमें क्वेश्चन में ऑप्शन कैसे दिए गए, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये भी बनकर आ रही है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी हम सॉल्व करके देखें तो शायद रिजल्ट बन जाए 714, लेकिन ये फ्रैक्शन में जाने वाला है, एज जो है फ्रैक्शन में, तो ऐसा तो कोई नियम है नहीं कि एज फ्रैक्शन में नहीं हो सकती या पॉइंट में नहीं हो सकती, तो दोनों पॉसिबिलिटी शायद यहाँ पर बन रही है। ठीक है, 15 क्योंकि इधर प्लस में था, माइनस कर दिया 70 हो गया, तो पॉसिबल है, दोनों आंसर पॉसिबल है, पर मैं ज़्यादातर जो प्रायोरिटी दूंगा मैं इस वाले आंसर को प्रायोरिटी दूंगा कि ये आंसर हमारा सही होना चाहिए। तो एक बार हम क्रॉस चेक भी कर लें, दोनों का एज का जो डिफरेंस है वो 15 साल है, बिल्कुल सही है, और यहाँ पर जो रेशियो है वो 7:9 है, तो ये सही है आंसर। ठीक है, दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। और आगे का सवाल क्या कहता है हमारा, चलिए और सवाल भी है।
एक सवाल और है, आखिरी सवाल है। जिसने ये वीडियो को पूरा देखा हो मैं उसे अपने तहे दिल से बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उसका जल्दी से सरकारी नौकरी लग जाए और फिर हमारे पास वो मिठाई लेकर आए तो मैं सारा डिब्बा अपने पास रख के एक पीस उसे भी देकर उसे भी खिलाऊंगा। भाई आपका ही सिलेक्शन हुआ है तो बिल्कुल खिलाऊंगा। ठीक है, तो सवाल देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ 3 स्टूडेंट इज 16 ईयर। 3 लोगों का एवरेज एज दिया है तो भाई सम निकल जाएगा। 3 लोगों का सम हो जाएगा 16 इंटू 3, सम बन गया 48। साथ के साथ लिखते चलो। When एज ऑफ अनदर 2 स्टूडेंट इज इंक्लूडेड, यानी कि 2 और ले लिए, देन द एवरेज इज इंक्रीज बाय 6। तो सम हो गया, ये सम कितने लोगों का था 3, ये सम कितने लोगों का है 5। तो ये कितना बन जाएगा भाई 16 और 6 हो गया 22, इंटू में किया 5 लोग, तो ये सम बन गया 110। इफ द डिफरेंस बिटवीन द 2 न्यू स्टूडेंट इज 2 ईयर्स। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं इन 2 का डिफरेंस अगर निकालूं तो ऊपर वाला तो 3 स्टूडेंट है, नीचे वाले 5 स्टूडेंट है, दोनों का डिफरेंस निकालें तो 52 प्लस 10 यानी कि 62 हो गया। दोनों स्टूडेंट का 2 न्यू स्टूडेंट का जो सम है वो हमारे पास ये आएगा 62 ईयर। दोनों की एज में जो डिफरेंस है वो 2 साल है, तो भाई 2 साल अलग कर दो, 30 बचेगा कितना 60। तो 60 में एक की एज 30 है, एक की एज 30 है और जो 2 घटाया था उसे वापस जोड़ दो। तो हम ये बोल सकते हैं एक की एज 30 साल है और एक की एज 32 साल होगी। एक का एज 30 और एक का 32। क्या पूछा है? इफ द डिफरेंस बिटवीन दिस देन फाइंड द एज ऑफ स्मॉलर वन। छोटे वाले की उम्र बतानी है क्या होगी, तो मेरे भाई जो फाइनल आंसर है वो 30 साल बन के आएगा। मुश्किल नहीं है, थोड़े से पैटर्न और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपके अंदर एक मोटिवेशन आने की ज़रूरत है, एक बार बेटा जिद करने की ज़रूरत है कि अगर मैं तैयारी करूँगा तो एग्ज़ाम बिल्कुल 100% क्वालिफाई हो जाएगा। तैयारी आप बहुत अच्छे से करो बेटा, इतनी मेहनत करो कि एसएससी और बैंकिंग वालों की भी मजबूरी हो जाए कि नौकरी इसकी नहीं तो फिर किसकी होगी। तो आपको लास्ट तक जुड़े रहना है मेरे साथ और तैयारी करते रहना है। जो आपके पास एग्ज़ाम आए हैं, जो आपके पास वैकेंसी आई है, उन्हें आपको फिल करना है, फॉर्म को फिल करना है। अगर आप एलिजिबल हैं, आप ग्रेजुएट हैं या जो भी आपसे एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो कंप्लीट है और एज वाइज भी आप वो एलिजिबल होते हैं, तो भाई वैकेंसी को छोड़ना नहीं है। आपको ये सोचना ही नहीं है कि मेरा प्रिपरेशन नहीं है, आपको हर वैकेंसी को ऐसे लेना है कि ये वैकेंसी मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को जज करने की।